देखिए, जिन लोगों का भी पेपर अभी बचा हुआ है, मतलब जिनका पेपर अभी 15 अक्टूबर से लेकर के वो 15 नवंबर के बीच में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश के और जीएस के, उसकी स्ट्रेटजी प्लस जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ये इंग्लिश की। देखिए, ये टॉपिक्स मैंने खुद से नोट डाउन किए हैं, सारे टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं। कौन कौन से नहीं करने हैं मैंने वो भी नोट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको ईडियम फ्रेज डेली ध्यान देना चाहिए। ईडियम फ्रेज, जो ईडियम फ्रेज हैं, ये डेली आप जो पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करो आप। वैसे भी सब लोग बताते हैं कि जो पढ़े हो उसी को बार बार रिवाइज करते रहो तो आपका काम हो जाएगा। तो ईडियम फ्रेज को बार बार पढ़ना है और प्रैक्टिस करना दबा के। देखिए, डेली आपको कम से कम 2 से 3, जितना हो पाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है हमको, ताकि हम पेपर में जाकर के वो प्रेशर जो डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, देखिए वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो जो प्रेशर है वो डेवलप ना होने पाए। ओके, आइए देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ईडियम फ्रेजेस में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं, और इजी क्वेश्चन, अगर कोई पूछे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, और खास करके पूरे के पूरे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। कोई अगर आप सोचे कि न्यू ईडियम आकर के पूछ ले रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही पुराने वाले ईडियम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर आप पुराने वाले पहले से पढ़े थे तो भी अभी आप रिवाइज कर लो और आपका ईडियम का काम हो जाएगा। देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करते हो ईडियम का ना, वो जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है तो आप एलिमिनेट भी कर लेते हो, क्योंकि हम जानते हैं ईडियम का मतलब होता है, वो शाब्दिक अर्थ नहीं होता ईडियम का मतलब कि जो दिया है उसका मतलब वही नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो एट द 11th आवर है, एट द 11th आवर, ये एक 11th आवर, अब ये एक ईडियम है, लेकिन क्या इसका मतलब है 11वें घंटे में? इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ हमको नहीं देखना होता ईडियम फ्रेज में। ये भी एक, लेकिन एक ऑप्शन में रहेगा 11वां घंटा। इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमको एलिमिनेट भी करना पड़ता है। तो ईडियम फ्रेज आप प्रैक्टिस करो और आई थिंक आपका हो जाएगा फिर ईडियम फ्रेज। देखिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, मैंने बहुत मेहनत से सारी चीज़ें एनालाइज़ करने के बाद अब की बार ये जो है मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो ईडियम फ्रेज़ आपको करना है, आप जितना भी हो पाए उतना करो प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए, जो एंटोनिम सिनोनिम है, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो इसको ईज़ी में नहीं रखिएगा। ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ रहा है। अब इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इसको भी आपको देखिए क्या करना है, इसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं तो कहूँगा आप नया मत पढ़ो, जो आपने प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के, और खास करके एंटोनिम सिनोनिम्स के, उसी को पढ़ लो भाई, उसी को बार बार लगा लो, आपका काम हो जाएगा एंटोनिम सिनोनिम्स में। ठीक है, तो एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको ये कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ क्या क्या चीज़ें देखिए कम आ रही हैं, या अभी एक आध क्वेश्चन कभी कभी, जैसे पी क्यू आर एस, सॉरी, जो पी क्यू आर एस है उसके क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं इस टाइम। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पी क्यू आर एस जो आते थे पहले पजल टाइप में, ये अभी क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए आपको दिखाया है यहाँ पे, ये ना पढ़िए या कम पढ़िए। उसके बाद वॉइस भी इस बार कम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप वॉइस पे लगे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो एक आध क्वेश्चन किसी किसी में दिखाई दे रहा है, नहीं तो वॉइस आ भी नहीं रहा है। फिर नरेशन भी इसी तरीके से, नरेशन भी आप कम ध्यान दीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो वही बहुत है। अगर आप, क्योंकि ये सब टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअल होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, इनको हम 1-2 दिन में, 10-15 दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा इन सब चीज़ों को आप स्किप करें जितना से ज़्यादा, और आप ऐसे जगह मेहनत करें जहाँ से क्वेश्चंस आ भी रहे हैं और आपका काम भी हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को भी मैं, इन टॉपिक्स को आप क्या करें, स्किप कर दें थोड़ा-सा। उसके बाद देखिए, स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछेगा स्पेलिंग के बारे में, तो स्पेलिंग आ भी रही है, 1-2 स्पेलिंग, 3 स्पेलिंग तो हर शिफ्ट में देखने को मिल रही है। तो स्पेलिंग तो कर लो भाई, स्पेलिंग आप छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है? स्पेलिंग, और आसान भी जैसे आ रहा है, डेट्रीमेंटल एक पूछा था अभी, डेट्रीमेंटल पूछा था, तो ये स्पेलिंग है। जैसे पूछा था अभी एक एंटोनिम सिनोनिम में पूछा था, पॉपर, पॉपर, पॉपर माने गरीब, डेट्रीमेंटल माने हानिकारक। इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो वो घबराने की बात नहीं है, ये आराम से हो जाएँगे। तो स्पेलिंग भी हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस लेकिन आ रहे हैं। देखिए, ये वीडियो लाने का मतलब है किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो ईडियम पे करना है, और एंटोनिम सिनोनिम भी करना है। उसके बाद इन सब टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है, अभी के लिए स्किप करो। इसके साथ ही साथ 1-2 टॉपिक्स और भी हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा नाउन के पीछे लगा है, जैसे बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रोनाउन के पीछे लगा है, तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्चुअल हैं, काफ़ी बड़े टॉपिक्स होते हैं, और 10 से 15 दिन के अंदर अगर कोई चाह रहा है कि हम इसको कंप्लीट करके पेपर दे आएँगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो मेरी बात मानिएगा, इन सब चीज़ों को आप पीछे मत पड़िएगा अब अभी, मैं तो यही कहूँगा। और फिर हम बात करते हैं एरर की। देखिए, एरर से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, और तो एरर्स के लिए मैं तो कहूँगा भाई पढ़ाई करना पड़ेगा एरर के लिए। और एरर के लिए हम जानते हैं हमको कहाँ से पढ़ना होता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम। तो एरर्स के
लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, एरर्स के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं, एरर्स के लिए भी हमको क्या करना है, एरर्स के लिए भी आपको प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करना है कि प्रैक्टिस आपने जितना किया हुआ है, क्या उसमें से अगर कोई आ गया। देखिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ, एरर्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, वो टेंस से देखने को मिल रहा है। सॉरी, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, एरर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप टेंस पढ़ लो, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। जैसे देखिए विल हो गया, जैसे सेल हो गया, इन सब के बाद क्या आता है, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो सेकेंड फॉर्म लगा दे रहा है। जैसे हैज है, सॉरी, जैसे हैज है, जैसे हैव है, इन सब के बाद क्या आता है, इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वो दूसरा लगा के दे रहा है। तो इस तरीके से आपको टेंस, आप केवल, मैं तो कहूँगा केवल टेंस का टाइम है, टेंस ही आप पढ़ के चले जाओ, क्योंकि 12 टेंस होते हैं और आपने पहले से तो पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत टेंस के बारे में, तो टेंस देख लेना, आई थिंक आपका एरर का काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वर्ब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रपोजिशन से, तो ये सब क्योंकि फ्रेजल वर्ड से भी आ रहे हैं, हम लोग उतना कवर नहीं कर पाएंगे, देखो टाइम कम है। अब मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ दूँ, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है जो कि रिवाइज करना है, तो मैं तो कहूँगा टेंस कर लो, आपका एरर का काम हो जाएगा भाई। ठीक है, टेंस कर लो। अब देखिए हम बात करते हैं, जो एरर आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, सिंटैक्स से आ रहा है, एडजेक्टिव से आ रहा है, टेंस से आ रहा है, प्रपोजिशन से आ रहा है, यहाँ तक एडवर्ब से भी पूछ रहा है, ये एडवर्ब से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टेंस कर लो मेरे भाई, मैं तो वही कहूँगा बार बार। और सिंटैक्स को, क्योंकि सिंटैक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं और सारे रूल्स हम इतना जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस करो बस उसका, और इसके लिए कोई भी उपाय नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो ईजी आ रहा है, वो कठिन नहीं आ रहा है, तो इसको आप एलिमिनेशन प्रोसेस से, और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये 4 ऑप्शंस में से आप एलिमिनेट कर लेंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं तो कहूँगा आप 100 केवल आप पढ़ के चले जाना, 100, ज़्यादा नहीं है 100, अगर आप अभी से केवल 10 10 15 15 पढ़ोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूछ सकता है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है, यही सब पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को भाई बार बार पढ़ के जाना है, ताकि आपका काम हो जाए। और एक चीज़ और, आपको क्या करना है, आपको टेस्ट जरूर दीजिए इस समय, डेली के डेली आप 1-2 टेस्ट पक्का लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट होगी, एफएलटी लगाइएगा ना कि यहाँ पे वो लगाइए, एफएलटी लगाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो रही इंग्लिश की बात। अब हम बात कर लेते हैं जीएस की। देखिए जीएस में भी मैंने खुद से लिखा हुआ है, जीएस में इन टॉपिक्स के अलावा भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, 2-4 टॉपिक्स, उसको भी आपको देख के जाना है। देखिए जैसे आपको इकोनॉमी में क्या देख के जाना है, इकोनॉमी में अगर आपको सिंपल सा देखना है, तो मैं कहूँगा भाई थोड़ा जीडीपी देख लो, थोड़ा जीएनपी देख लो। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद आप थोड़ा सा इकोनॉमी में और क्या देख सकते हो, जैसे स्कीम्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये इकोनॉमी से थोड़ा सा देख लो आप। उसके बाद देखो कैपिटल करेंसी देख लो, कैपिटल करेंसी मतलब राजधानी और मुद्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद भाई जो गवर्नर्स हैं, जो हर राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर, गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो गवर्नर अच्छे से देख के जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख करके जाना। इन सब टॉपिक्स के अलावा ये जो लिखे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही। देखिए ये जैसे आपको क्या देखना है, बुक्स एंड राइटर्स, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स आपको पढ़ के जाना है भाई, ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, बुक्स एंड राइटर्स। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले हिस्ट्री की, क्योंकि 4 सब्जेक्ट देखो मेन होते हैं। हिस्ट्री की बात करूँ अगर मैं, तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या देख के जाना है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख ही पा रहे हो, मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया तो देख के ही जाना है भाई, मॉडर्न देख के जाना है। मिडुअल में आप स्किप भी कर सकते हो, मिडुअल में आप, मैं तो कहूँगा भाई दिल्ली सल्तनत देख लेना, दिल्ली सल्तनत देख लोगे तो काम हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, अगर आप ये देख लिए 2 टॉपिक मिडुअल में, यही 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हो ज़्यादा है नहीं इसमें, तो 5 वंश ही पढ़ना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, इस तरीके से दिल्ली सल्तनत देख लो। मुगल एम्पायर में आप 4-5 देख लेना केवल, जैसे जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, बस ये 4-5 देख लेना, आपका मिडुअल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मिडुअल से क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा नहीं। उसके बाद मॉडर्न तो देख के ही जाना है। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपको एंशियंट से क्वेश्चंस कम देखने को मिल रहे हैं, तो आप एंशियंट को भी मैं कहूँगा स्किप कर देना, पूरी तरीके से स्किप कर दो, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास, उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है उसका। अगर आपको देखना ही रहेगा तो जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आप उनको यहाँ पे देख के जा सकते हो, जैसे गुप्ता, ऋग्वेदा एंड मगध अंपायर, ये देख सकते हो। जैसे 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों की राजधानी आप देख लो, ऐसे करके। जैसे पहले बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, पहले बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, इस तरीके के जो थोड़े से हैं पहले, दूसरे, तीसरे, इनको आप देख करके चले जाओ, तब भी आपका हिस्ट्री का काम हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट तो आप अब पढ़ नहीं सकते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ने की भी टाइम नहीं है हमारे पास। ज्योग्राफी में आपको 4-5 चीज़ें बता दे रहा हूँ, रिवर्स देख लो भाई, नदियाँ देख लो, लेक्स देख लो, लेक्स माने झील देख लो, माउंटेन्स देख लो भाई, माउंटेन माने पर्वत देख लो। उसके बाद ट्राइब्स देख लो भाई, ट्राइब माने जनजातियाँ देख लेना। और क्या देखोगे आप यहाँ पे,
उसके बाद आप देख सकते हो जैसे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन देख सकते हो आप, जैसे कौन सा वहाँ पे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, इस तरीके से ये भी देख सकते हो। तो ये आप यहाँ पे ज्योग्राफी में इतना कर लो। रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स और दर्रे, मतलब पासेस आप देख लो, दर्रे, दर्रों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे किससे देख के जाना है, ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। पॉलिटी, पॉलिटी में देखिए, अगर हम देखें तो पार्ट, पार्ट माने पार्ट 1, 2, 3, 4, ये देख लो बस। मैं तो कहूँगा भाई, अगर टाइम कम है तो इन सब के आर्टिकल्स आप देख लो। आर्टिकल्स माने अनुच्छेद। जैसे अगर मैं सिंपल से आपको समझाऊँ, ये सब नहीं, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 देख लो, क्योंकि ये क्रम से पूछता भी है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आप उनको देख लो। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 17 है, जैसे अनुच्छेद 18 है, जैसे अनुच्छेद 40 है, जैसे अनुच्छेद 21A है ना, और जैसे अनुच्छेद आपका 26 है, अनुच्छेद अनुच्छेद 32 है, इंपॉर्टेंट है, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ये सब ऐसे करके आप सेलेक्टिव कुछ, अगर आपके पास टाइम तो वैसे भी हमारे पास नहीं है, तो जिसके पास अगर है तो वो पूरा 1 से लेकर के 51 आर्टिकल तक देख सकता है। जिसके पास नहीं है उस तरीके से सेलेक्टिव पढ़ाई कर ले, जैसे 21 से क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, इस तरीके से सेलेक्टिव अगर आप अनुच्छेद पढ़ लोगे तो आपका इसका काम हो जाएगा पॉलिटी का। पॉलिटी में इससे ज़्यादा हम पढ़ भी नहीं सकते। पॉलिटी में और भी चीज़ें, जैसे शेड्यूल आप पढ़ लो। शेड्यूल मतलब सूचियाँ, अनुसूचियाँ, पार्ट्स पढ़ लो, मतलब कौन से पार्ट में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 चीज़ आपको पॉलिटी में करनी है, क्या क्या? पार्ट्स माने भाग आपको देख लेने हैं, फिर शेड्यूल्स देख लेने हैं, मतलब अनुसूचियाँ देख लेनी है आपको, और उसके बाद आपको आर्टिकल्स देख लेने हैं। बस इतने में से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, 100% गारंटेड है। ठीक है, 12 पार्ट हैं, हम जानते हैं। ठीक है, सॉरी, पार्ट 12 नहीं है, पार्ट तो 25 है, और शेड्यूल जो है वो 12 है, और आर्टिकल आप जानते हो लगभग 450 के करीब है, लेकिन हमको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं। तो ये हो गया अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और इकोनॉमी भी मैंने बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा कुछ स्टैटिक के पोर्शन भी हैं, उसको आपको देख लेना है। स्टैटिक के पोर्शन क्या क्या कवर करके जाने हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे आर्ट एंड कल्चर इसको बोलते हैं, आई थिंक आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। इसमें जैसे घराना से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे नृत्य, नृत्यांगना से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन भी पूछा था कि भीम जोशी करके था, भीम जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? तो इस किसको मिला था? ये प्रभा अत्रे को मिला था, प्रभा अत्रे। इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वादक और वाद्य यंत्र, मतलब जैसे पूछे पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह किससे संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं भाई, जैसे जैसे मेला हो गया, जैसे महोत्सव कुछ देख लो, त्यौहार देख लो, ये सब आर्ट एंड कल्चर का ही परिवार है, पार्ट है। आप देख लो, इंपॉर्टेंट केवल आप देख लो बस। जनजातियों की बात पहले कर चुका। बायो में आपको 2-3 चीज़ें देख लेनी है, विटामिन, रोग, जनगणना। जनगणना तो ये उसका पार्ट हो जाएगा। देखो करंट अफेयर मेरे हिसाब से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। करंट अफेयर मैं तो कहूँगा मत ही देखो, मत ही देखो करंट अफेयर, इसको स्किप करो करंट अफेयर को। मैं ऐसे ही लिख दूँ, लेकिन इसको स्किप करना है, क्योंकि वीडियो में बताना ये भी ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस टाइम पे। तो करंट अफेयर को पूरी तरीके से स्किप कर दो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विटामिन, रोग और जनगणना, ये सब आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। तो ये रहा वीडियो, आपको कैसा लगा? और ये सब आप इतना काम करके जाएंगे तो 100% आपको कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मैं आगे वीडियो बताऊँगा आपको कि कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप नए हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आप तक लेके आते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।